आदरणीय गुरुदेव काशीनाथ जी ओझा और मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भागीरथ जी ओझा और मेरे गुरुजी जिनसे मैंने पंचांग की गणित सीखी थी, चिरंजी लाल जी पुरोहित, मंगलचंद जी पुरोहित और मेरे ज्योतिष के गुरु राजेंद्र कुमार जी व्यास और मम्मू भाई जी, मैं उनके सबके चरणों में प्रणाम करते हुए यह बात आपके सामने रख रहा हूं कि होलिका दहन पूरे भारत में और विशेषकर बीकानेर में कितने बजे शास्त्र सम्मत होगा, उसके बारे में मैं अपना विचार सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरा कलकत्ता से वैसे कई पंचांग निकलते हैं, गृहस्थ दर्पण पंचांग और मनसा माता लघु पंचांग, हनुमत पंचांग, पहाड़ी माता पंचांग, गृहस्थ पंचांग, ये सब पंचांग मेरे पूरे भारत में वितरित होते हैं। और मैंने साल भर पहले इन पंचांगों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि होली का दहन जो है, चूंकि इस बार 2 मार्च की रात को 5:28 तक भद्रा रहेगी, जो 2 मार्च की शाम 5:56 से शुरू हो जाएगी। अतः वैसे तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रा में 2 कार्य जो है, जिसमें एक होलिका दहन और दूसरा रक्षाबंधन, वो किसी भी हालत में भद्रा में करना वर्जित लिखा हुआ है। और विशिष्ट परिस्थितियां होती है, उस समय भद्रा पुच्छ में केवल लिया गया है और भद्रा में किसी भी परिस्थिति में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको मैं आपके सामने जो है सबके सामने रखूंगा अपने विचार। भद्रायाम द्वै न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपंतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, यानी जिस ग्राम में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो शहर वह देश उसका नाश करता है अगर हम भद्रा में वो कार्य करते हैं। तो मैं सबके सामने ये फोटो भी दूंगा, जो निर्णय सिंधु का मैंने पेज निकाल कर आपके सामने रखा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रा में होलिका दहन पूर्णतया वर्जित है। इसलिए भारत सरकार की द्वारा जो पंचांग भी लिखे हुए हैं, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भद्रा जो है समाप्त वो 3 तारीख की सवेरे, 2 तारीख की रात्रि में 5:28 पर समाप्त होगी। अब चूंकि हमारे आदरणीय गुरुदेव भागीरथ जी के पुत्र अशोक जी ओझा है, उनका ब्रह्म पक्ष सिद्धांत से निकलता है और मेरा पंचांग जो है वो दृश्य गणित से निकलता है, तो स्वाभाविक है कि मेरे गुरुदेव अशोक जी ओझा का जो गणित है वो अलग रहेगा, हमारा गणित अलग रहेगा। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए कहता हूं कि मैं उनका कोई भी उनके समय का बिल्कुल रूप से, क्योंकि उनकी गणना अपनी है, मैं अपनी दृश्य गणित के अनुसार ये गणना रख रहा हूं। जो दृश्य गणना भारत सरकार अपनी जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है भारत सरकार का स्वयं का, वो अपना पंचांग राष्ट्रीय जंत्री के रूप में निकालती है। और मैं आपको वो भी फोटो आपके पास में दे दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि भद्रा 5:29 पर 3 तारीख को सवेरे समाप्त होगी। इसलिए मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि भद्रा के बाद में ही होलिका दहन होता है। विशिष्ट परिस्थिति में भद्रा पुच्छ में भी होलिका दहन किया जा सकता है। चूंकि इस बार दूसरे दिन ग्रहण पड़ेगा और ग्रहण का सूतक सवेरे 3 तारीख को 6:20 पर लगेगा और 6:20 पर लगेगा। 5:28 के बाद में हम अगर होलिका दहन करते हैं तो ना होलिका जो जलेगी वो शांत हो पाएगी, ना गवर्जा पूजा के लिए हमारे घर की कन्या है जो है उसकी पिंडली राख की बना सकेगी। तो विशिष्ट परिस्थिति में भद्रा पुच्छ को भी स्वीकार किया गया है। और वैसे आपको बता देता हूं, कई लोगों ने, बीकानेर के कई विद्वानों ने ये कहा था कि निर्णय सागर के निर्णय अनुसार उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो है वो प्रदोष काल में
करेंगे जो प्रदोष काल में पूर्णतया वर्जित लिखा हुआ है। मैं आपके सामने जो है वर्षों पुराने मतलब बहुत पुराने जो है सबके मैंने आपके सामने तारीख सहित लिखा हुआ है, जिसमें 100 साल का शताब्दी पंचांग है। 100 साल के शताब्दी पंचांग में स्पष्ट रूप से वर्षों से 1974 से लेकर मैं आपके सामने रिकॉर्ड रख सकता हूं कि जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि होलिका बदरा के बाद में या कुछ दो ही स्वीकार किया गया है। 1974 का मैं आपको इतना वर्षों पुराना, ये 1974 की ये जो है 7 मार्च 1974 का पेज है। 7 मार्च 1974 74। और इसमें आप पढ़ेंगे कि होलिका दहन भद्रोत्तरम 55 घड़ी के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ेंगे कि भद्रोत्तरम होलिका दहन जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये जो है ये शताब्दी पंचांग है और शताब्दी पंचांग के पिछले रिकॉर्ड सारे मेरे पास पड़े हैं। और वर्तमान में जो है निर्णय सागर की जो बात करते हैं हम लोग, निर्णय सागर का भी मेरे पास में 1994 का लिखा हुआ है होलिका दीपनम भद्रोत्तरम। 1974 का ये भी रहा, जिसमें भद्रा के बाद में निर्णय सागर का खुद का दिया हुआ ये निर्णय है। निर्णय सागर के और भी पंचांग 97 ये रहा 97 का, जिसमें भद्रा समाप्त होने के बाद में निर्णय सागर ने स्वयं ने ये निर्णय लिखा हुआ है कि भद्रा समाप्त होने के बाद में होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन किसी भी हालत में भद्रा में नहीं करना चाहिए। 1978 और 1975 आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भद्रा पुच्छ में कर सकते हैं। ये निर्णय सागर का पेज है, उसकी फोटो कॉपी है जिसमें डेट साफ लिखी हुई है। ये रही 26 मार्च 1975। ये निर्णय सागर स्वयं दे रहा है। तो निर्णय सागर में दिया हुआ निर्णय अगर उस समय गलत था या आज के समय में गलत है, या तो उनके पूर्वज गलत थे या आज निर्णय सागर जो प्रिंट करवाते हैं, जो गणित करते हैं वो लोग वो गलत है। दोनों में से निर्णय कौन करेगा? ये 1984 का है, मेरे पास 2003 का भी है। ये लिखा हुआ है साफ रूप से सवेरे 5:30 पर भद्रा के बाद में ही होलिका दहन लिया हुआ ये निर्णय सागर का है। मैं बीकानेर का पंचांग, हमारे बीकानेर के प्रसिद्ध आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी किराड़ू, उनका गणेश पंचांग निकल रहा था, ये उनका पंचांग की कॉपी है और ये है 1994 का। उसमें स्पष्ट रूप से रात्रि को 5:41 पर उनके खुद के पंचांग में ये निर्णय दिया हुआ है। तो आज तक हमारे बीकानेर में ये परंपरा रही है कि भद्रा जब समाप्त हो जाती है उसके पश्चात ही होलिका दहन करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में भद्रा पुच्छ में कर सकते हैं। और ये बात जो है निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि प्रतिपदा एकम 14 और दिन में अगर होलिका दहन करते हैं तो वो क्या नुकसान करता है। मैं आपके सामने उसके कारण लिखा हुआ है जो दिया हुआ ये राज्य के निर्णय सागर का निर्णय सिंधु का ये निर्णय दिया हुआ है कि अगर दूसरे दिन ग्रसित हुआ चंद्रमा उदय होता है, ग्रसित हुआ चंद्रमा उदय होता है तो पहले दिन भद्रा की पुच्छ होती है। रात्रि के चौथे पहर में भी अगर भद्रा पुच्छ आती है तो भद्रा पुच्छ में होलिका दहन कर सकते हैं, करना चाहिए। ये निर्णय सिंधु का जो है ये निर्णय दिया हुआ है। और अब कहते हैं कि भद्रा में कब प्रदोष काल में कब करना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से संग्रह शिरोमणि, ये रही किताब संग्रह शिरोमणि, यह संग्रह शिरोमणि के पेज नंबर 397 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पूर्व भद्रा के अंत में पूर्णिमा न मिले तो भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा में ही होलिका दहन करे। यानी उन्होंने शर्त लगा दी है
कि अगर पूर्णिमा नहीं मिले तो ही बदरा मुख का त्याग करके बदरा में होली का दहन कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी हालत में बदरा में होली का दहन करना वर्जित लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विशिष्ट परिस्थितियों में बीकानेर के सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि किसी तरह के अनिष्ट से बचने के लिए बदरा पुछ 2 तारीख की रात में 1:26 से 2:38 तक, क्योंकि बदरा की पुछ कैसे ज्ञात होती है? बदरा जब चालू होती है, शुरू होती है, जहां से पूर्णिमा तिथि स्टार्ट होती है, बदरा स्टार्ट होती है, उसके 3 पहर की अंतिम 3 घड़ियां, 3 घड़ी का मतलब 24×72, 1 घंटा 12 मिनट होता है। तो 1:26 से 2:38 तक बीकानेर में नहीं, पूरे भारत में पूर्ण रूप से बदरा पुछ में किया गया होली का दहन शास्त्र सम्मत और पूर्णतया शुद्ध होली का दहन होगा। तो बीकानेर निवासी और भारत के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी तरह के अनिष्ट से बचने के लिए रात्रि में ही होली का दहन करें। बदरा पुछ में 2 तारीख की रात को 1:25 से लेकर 2:38। और अब आपके मन में कोई भी तरह की शंका हो, एक बात मेरा सवाल है। हाँ। आपने बताया रात को 1:26 के बाद होली का दहन करना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही व्यासों की बगीची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन पंडितों ने बताया था कि निर्णय सागर कह रहा है कि शाम को 5:36 से लेकर के रात को 9:36 तक आप होली का दहन कर सकते हैं। तो इससे जनता कंफ्यूज हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि निर्णय सागर के पुराने फोटो आपको मैं लेकर आया 1980 और 100 साल के पंचांग के सारे मैंने प्रूफ आपके सामने रखे हैं। उन प्रूफों में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि बदरा समाप्त होगी तभी ही होली का दहन किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर बदरा पुछ के अलावा बदरा जब समाप्त होगी, और बीकानेर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि होली का दहन सवेरे 4 बजे भी हुआ हुआ है, सवेरे 5 बजे भी हुआ हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जो निर्णय दिया है वो वर्तमान में निर्णय सागर का छपा हुआ, निर्णय सागर जो दिया हुआ है उसका छपा हुआ खाली दे दिया। वैसे मेरा कोई उनसे ना तो द्वेष है ना विरोध है, चूंकि मैं शास्त्र सम्मत बात करने में विश्वास रखता हूं, तो मैंने अपनी बात आपको बता दी कि बदरा में कब करना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि बदरा में किस समय करना चाहिए, जब सवेरे बदरा समाप्त हो जाती है, पूर्णिमा ना मिले तो बदरा मुख में करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो फिर बदरा में साफ रूप से मना किया हुआ है, तो फिर अगर करते हैं तो वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पंडित जी, बीकानेर के सारे जो विद्वान पंडित हैं, सबका इस होली के मौके पर अलग अलग मत है। क्या सारे पंडित एक मत से एक राय लेकर कोई जिससे जनता भ्रमित न हो, और त्योहार जिसके हर त्योहार में डबल होना बीकानेर की एक परंपरा बन गई। देखिए उसमें क्या होता है कि कई मत सिद्धांत अलग अलग है, उसमें समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नियम सबके लिए एक ही लागू होता है। अब क्या होता है कि उनमें से चंद पंडितों में से कुछ लोग एक बात को स्वीकार कर लेते हैं और उसके नियम अलग अलग दिए हुए हैं कि किस कारण से कब नियम किस समय लागू होगा, उसको छोड़ देते हैं। वो जनता के सामने एक ही चीज रखते हैं कि ये जो हम किताब बता रहे हैं ये इसमें लिखा हुआ है, बस एक किताब का एक निर्णय बता दिया, उसमें साफ रूप से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बदरायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा बदरा में 2 काम रक्षाबंधन और फाल्गुनी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बदरा में क्यों वर्जित किया हुआ है, उसका कारण भी है। ये देखिए, ये आपके सामने ये जो है वृद्ध देवज्ञ रंजनम, ये किताब है वृद्ध देवज्ञ रंजनम। इस किताब के में अंदर पूरा एक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है, स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया हुआ है 262 नंबर पेज पर। बदरा की मुख घटी में कार्य का नाश होता है, गले में प्राणों का नाश होता है। बदरा की गले की ये जो हिस्सा होता है घटी, उसमें प्राणों का नाश होता है, हृदय में धन का नाश होता है,
और नाभि गति जो है उसमें कलय होती है, और कमर में जो गति बनती है गणना के अनुसार उसमें धन का नाश होता है, और केवल खाली पुच्छ वाली गति में विनय प्राप्त होता है। तो बदरा में इसलिए पूर्ण रूप से वर्जित लिखा हुआ है। अगर ये सारे नुकसान अगर बदरा में होंगे तो हम अगर बदरा में करेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बदरा में आप कर लीजिए, अगर उसका नुकसान होगा तो मुझे नहीं होगा, आपको भी होगा। तो मैं ये क्यों चाहूंगा कि ये नुकसान आपको हो? इसलिए पुष्करना सावे का जो मौका था उसमें भी पंडितों का अलग अलग मत। मैंने घर से बाहर नहीं निकले, 4 बजे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुष्करना समाज का सावा जो दिया हुआ था, मैंने शुरू से ही गोधूली मेला के सावे का विरोध किया था कि ये बीकानेर के पुष्करना समाज के सावे के लिए गोधूली मेला जो है सावा दिया गया पूर्णतया शुद्ध और गलत है। और उसके बाद में मैंने ये कहा था, कुछ विद्वानों को फोन कर कलकत्ता से मैंने उनके सामने अपनी बात रखी थी और उनको कहा था कि चंद्रशेखर नाम से जो सावा निकला हुआ है उसमें खाली चंद्रशेखर नाम हटा दीजिए, उमा नाम भले रख लीजिए। चंद्रशेखर नाम से तुला लगन का सावा जो दिया हुआ है पूर्णतया अशुद्ध है। और वो भी क्यों अशुद्ध है? उसका वृद्ध देवज्ञ रंजनम में पूर्ण रूप से उसका प्रमाण दिया हुआ है कि तुला लगन का सावा क्यों गलत था, हालांकि दिया नहीं गया था। अगर वो तुला लगन का सावा चंद्रशेखर नाम से हटाकर दूसरे भगवान शिव के नाम से दिया जाता तो रात्रि में तुला लगन जो बीकानेर में स्टार्ट हो रहा था, करीबन शायद अभी मुझे ध्यान नहीं है, मोबाइल में मुझे देखना पड़ेगा कि कितने बजे था, रात के समय वो करीबन था 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 1:30-2 बजे। तो पुष्करना समाज के लोग जो उस समय आराम से उस सावे को अच्छे ढंग से और बढ़िया से कर सकते थे। हमारे घर की बच्चियां जो है उस समय विधिवत उस सावे में विवाह कर सकती थी। बीकानेर के लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है, स्पष्ट रूप से कि सावे का मुहूर्त दिया गया था 4 से 6:30 बजे तक, और उस समय तक एक भी बारात पहुंची नहीं थी। जब बारात ही पहुंची नहीं थी तो हम ऐसे सावे को अगर हमारे समाज के लिए अगर करते हैं उसका निर्णय, तो वो गलती हमारी है पंडितों की, ये गलती समाज के लोगों की नहीं है। समाज के लोग आस्था में विश्वास रखते हैं। अगर हम अपने यजमान के लिए उनकी सुविधा के अनुसार अगर कोई सावा दे सकते हैं तो हम अपने समाज के हित के लिए भी मुहूर्त के सब लोग बैठकर पहले तय कर ले, विवाद करने की जरूरत नहीं है। आपस में बिना विवाद के बैठकर तय कर लेते हैं कि 3-4 सावे सेलेक्ट कर लेते हैं। उन सावों में हमारे समाज के लोग कब कब कर सकते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा सावा है वो तय कर ले और उसके बाद में उसकी घोषणा कर दी जाए, तो विवाद ही नहीं है। नहीं, इस बार भी यही था कि 7 बजे तक भी जबरदस्ती दूल्हों को घर से निकाल कर वहां लेके गए। तो उसके बाद में 6:30 बजे बाद तो सावा था ही नहीं। ये दोस्त अगर मैं बाद में कह दूं कि भाई मैंने तो सावा दे दिया और अब समाज के लोग नहीं निकले तो वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। समाज के सारे पंडित एक साथ क्यों नहीं होते? तो मैं कह रहा हूं ना कि विवाद को खत्म करने के लिए सभी को बैठकर अपना अपना सावा एक जगह रखना चाहिए और वो आपस में बैठकर विवाद नहीं, आपस में बैठकर तर्क उत्तर करके उनमें से श्रेष्ठ सावे का निर्णय करके और दे दिया जाए। ऐसी कुरीतियों का निवारण करने के लिए सारे पंडितों को एक साथ बैठकर निर्णय करना पड़ेगा और लाइव लगाने की बजाय पहले वो तय कर ले कि उनमें श्रेष्ठ सावा कौन सा है। बैठकर उन श्रेष्ठ सावों में से निकालकर समाज के सामने 2-3 तारीख रख दी जाए। उसकी घोषणा पंडित पहले नहीं करे, बतावे नहीं किसी को कि हम लोग इस सावे को करेंगे, घोषणा करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि ये घोषणा करेंगे। नहीं, आप उनमें से 3 सावा लाकर जो मैनेजमेंट करते हैं व्यास परिवार, उनको दे दिया जाए कि हमारे ये सावे 3 हैं और फिर बाद में विजयदशमी के दिन बैठकर उनको समाज के सामने घोषणा कर दी जाए कि ये सावा श्रेष्ठ है 3, हम इन 3 में से कौन से श्रेष्ठ करते हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस सावे को कर लेते। और गोधूली मेला, चूंकि हमारे पूर्वज ये कहते थे कि गोधूली मेला में हजारों दोष खत्म हो जाते हैं गोधूली, लेकिन इस सावे में कर्क लगन का सावा दिया हुआ था। चूंकि लिखा हुआ सब पुस्तकों में, ग्रंथ में कि सूर्य अगर 7 में तो भी दोष खत्म हो जाता है, लेकिन बुध शुक्र अष्टम हाउस में थे, अष्टम हाउस में थे बुध शुक्र,
और स्पष्ट रूप से विवाह वृंदावन में लिखा हुआ है, और भी वृद्ध देवकी रंजनम में, और भी पुस्तकों में, मूरत पारिजात में लिखा हुआ है कि इन परिस्थितियों में गोधूली वेला का भी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गोधूली सभा जो है वो गलत था। तो पंडित जी एक आखिरी सवाल, जो माला बोली जाती है उसका क्या मुहूर्त रहेगा? शाम को 2 तारीख को सवेरे से लेकर शाम को 5:56 तक, जब तक भद्रा शुरू नहीं होगी तब तक हमारे घर की बहनें अपने भाइयों के लिए माला गोलने का कार्य कर सकती है। लेकिन बहनों से मेरा एक निवेदन है कि फूल माला लेकर न जावे, क्योंकि माला गोलने के पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि उसके ऊपर से गोबर के जो बनाकर उपोले बनाकर सबके ऊपर से निकालकर भाई का कष्ट त्याग करके उसको आग में जलाया जाता है कि भाई का कोई भी कष्ट है वो होलिका के साथ समाप्त हो जाए। इसलिए फूल माला का प्रयोग मत करें कोई भी। होलिका में गोबर वाली माला ही करके 7 बार और उसको होलिका में दहन करें, जिससे हमारे यहाँ कहते हैं कि उसका कष्ट भाई का चला जाएगा। धन्यवाद।